हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कोशिका से पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जितने भी कोशिका से पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये हेटेरोक्रोमैटिन उसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका में कहाँ होता है, एक कोशिका में जो है कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, एक कोशिका द्रव में होता है। अगर हम लाइसोसोम की बात कर लेते हैं तो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली इसको हम लोग बोलते हैं। और राइबोसोम कैसे बना होता है, तो ये प्रोटीन और ठीक है, ये प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ठीक है, आरएनए से बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना होते हैं राइबोसोम। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। और कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो ये कोशिका जो द्रव्य होता है तो एक कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है ये कोशिका द्रव्य। और अगर हम बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये लिपिड, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डैश को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है किसको जो है एक कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो ये है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को हम लोग कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जो है जानते हैं हम लोग। और राइबोसोम किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन प्लस आरएनए से बना होता है। ठीक है, आरएनए से ये बना होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं। तो हम लोग किसे कहते हैं, तो ये बोला जाता है सूत्रकणिका यानी माइक्रोकांडिया। ठीक है, सूत्रकणिका है ये, इसको बोलते हैं माइटोकांडिया। ठीक है, माइटोकांडिया भी बोलते हैं इसको हम लोग, इसको माइटोकांडिया भी बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें जो है माइटोकांडिया को, ठीक है, तो इसको जो है ये हम लोग कोशिका की शक्ति गृह बोलते भी हैं। और इसमें जो है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए पाया जाता है माइटोकांडिया में, जो है ये डीएनए पाया जाता है माइटोकांडिया में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डीएनए के क्रियात्मक खंडों को डैश क्या कहा जाता है। जो डीएनए की जो क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है, तो ये जेनस कहा जाता है, यानी पित्रैक बोला जाता है। ठीक है, यानी जेनस। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग है जो है कि पशु कोशिका में जो है ये नहीं पाया जाता है। तो ये जो है कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका भित्ति जो है ये पशुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पाई जाती है पादप में, ये जो है पेड़ पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था। तो जो आनुवंशिकी का नियम है ये किसने किया था, तो ये ग्रेगर जॉन मेडल। ठीक है, ये ग्रेगर जॉन मेडल जो है इन्होंने जो है आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किया था। और ये किस पे प्रयोग किए थे, तो ये मटर के पौधे पे। ठीक है, ये मटर के पौधे पर जो है ये प्रयोग किए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको हम लोग जानते हैं, तो ये है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैले के नाम से हम लोग जानते हैं। और डीएनए, जो डीएनए है इसका नाम क्या है, डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या, डी राइबो, ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम है
डीएनए का। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? ये अल्टमैन ने की है, ठीक है, ये अल्टमैन ने की है। और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं गाल्जी काय की, ठीक है, ये इस गाल्जी काय की, तो गाल्जी काय की खोज जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गाल्जी काय को कैमिलो गाल्जी ने जो है इसका जो है खोज किए थे, कैमिलो गाल्जी ने। और ये जो है और कोशिका के जो अणु होते हैं, अणुओं का यातायात प्रबंधन करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यातायात प्रबंधन, ठीक है, यातायात प्रबंधन बोलते हैं हम लोग इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये समलक्षणी, ठीक है, जिसे हम लोग फेनोटाइप कहते हैं, इसको हम लोग समलक्षणी कहते हैं या इंग्लिश में फेनोटाइप कहते हैं। अगला है कि वैज्ञानिक पार्कीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का जो है सृजन किया गया था? तो ये पूछ रहा है कि जो पार्कीजे जो वैज्ञानिक है तो इनके द्वारा किस शब्द का सृजन किया गया था? तो ये जीव द्रव्य का, ठीक है, जीव द्रव्य जो है जिसे प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं हम लोग, जो ये शब्दावली जो है जीव द्रव्य शब्द कौन से लोग प्रयोग किए थे? तो ये पार्कीजे ने सबसे पहले जो है ये जीव द्रव्य का प्रयोग किया था। आगे की पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, डैश क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये जो पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो एक जेली पदार्थ से घिरा होता है। तो उस जो जेली पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिका द्रव्य कहते हैं हम लोग। अगर हम बात कर लेते हैं हरित लवक की, ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका का क्या बोलते हैं? रसोई कहते हैं, ठीक है, हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? पादप कोशिका का रसोई बोलते हैं। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? ये डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए जो है ये हरित लवक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। अगला है कि पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? जो पादप कोशिका के जो लवक है वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है ये इसकी उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना जो है ये भोजन बनाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा चक्र है जो कि विभाजन जो अवस्था होता है यानी इंटरफेज का ये हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये समसूत्रण, ठीक है, जिसे हम माइटोसिस बोलते हैं, ये जो है कोशिका चक्र में जो है विभाजन अंतराल अवस्था का ये हिस्सा नहीं है, समसूत्रण। बाकी जो है अंतराल 2 और अंतराल 1 और संश्लेषण, ठीक है, ये सभी जो है कोशिका चक्र के विभाजन अंतराल अवस्था का ये हिस्सा है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैथियास लाइडेन तथा थियोडार स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो स्लाइडेन और स्वान है ये कौन सा मतलब कि सिद्धांत दिए थे? तो ये कोशिका का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, ये कोशिका का जो है सिद्धांत दिए थे। अगला है कि कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं हम लोग हरित लवक को, ठीक है, हम लोग जो कोशिका का जो है कोशिका अंग का, ठीक है, ये किसे हम लोग बोलते हैं? ये हरित लवक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ये हरित लवक को हम लोग बोलते हैं। इसमें देखो दिए लाइसोसोम दिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। लेकिन जो पादप होती है तो कोशिका का जो है ये रसोई घर किसे हम लोग बोलते हैं? पादप कोशिका का, तो ये हरित लवक को हम लोग बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र बोलते हैं, ठीक है, कोशिका का शक्ति केंद्र बोलते हैं। और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ठीक है, आरएनए से बना होता है।
और अगर हम गाल्जिकाय का बात कर लेते हैं तो ये अणुओं का यातायात प्रबंधन करता है। ठीक है, अणुओं का यातायात प्रबंधन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। ठीक है, देख कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सेल कोशिका की कौन सा भाग मदद करता है, तो ये नाभिक करता है। ठीक है, ये नाभिक करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन क्रिया के नियम का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो इसमें से पूछ रहा है कि जीन क्रिया का जो कार्य है ये कौन कौन से हैं। तो सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। ठीक है, ये सही है। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, ये भी सही है, और जिसके कारण संरचना विकास होता है। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यानी इसमें जो है ये जीन जो है जो बोला गया है कि जो सिर्फ जीन क्रिया के बारे में, ठीक है, जो जीन का जो क्रिया है इनके बारे में जितने तीनों ऑप्शन बोले गए हैं ये सभी सही है आपके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। समसूत्रण शरीर के सुधारक में सहायक होता है, तो ये सही है आपका। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है, ये भी सही है। अर्धसूत्रण जननी कोशिकाओं में होता है, तो ये आपका सही है। समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन है, ये डी आपका गलत है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो हम लोग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है और एंजाइम होते हैं। इसमें जो ये चारों होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अगला है कि आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा डैश से जुड़ा रहता है। तो जो एडेनिन होता है ये किससे जुड़ा रहता है, तो ये आपका थायमिन से जुड़ा होता है। ठीक है, जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड ये थायमिन से जुड़ा होता है। और जो जी है, ठीक है, देखिए ये जी जो है ये सी से जुड़ा होता है। ठीक है, ग्वानिन जो है ये जो है साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जो है ये जुड़ा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए में, ठीक है, ये डीएनए में, तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए ये एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन होता है। ठीक है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। ठीक है, गुआनिन होता है और थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक है, साइटोसिन होता है। अब अगर हम आरएनए की बात कर लेते हैं, आरएनए में क्या होता है, तो देखिए एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ठीक है, और साइटोसिन होता है। और जो थायमिन है इसके स्थान पर क्या होता है आरएनए में, ये यूरेसिल होता है। ठीक है, ये यूरेसिल होता है आपका आरएनए में। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या कहलाते हैं, तो ये आपका कहलाते हैं अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, ये अंतर्द्रवी ये जालिका कहलाते हैं। जो नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं, तो ये अंतर्द्रवी जालिका कहलाते हैं ये आपके। अगर हम तारककाय की बात कर लेते हैं, जो तारककाय है तो इसकी खोज किसने की है, तो बोबेरी ने। ठीक है, बोबेरी ने की है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये जंतुओं में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, ये जंतुओं में पाया जाता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कोशिका के स्थिति का चयन करने के लिए तो कौन सा इसमें से है, रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक, ये जो है इसमें ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है
कि मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो मनुष्यों में जो शाखित कोशिका का एक उदाहरण है तो कौन सा है, तो ये तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका है ये जो है मनुष्य में शाखित कोशिका का एक ये उदाहरण है। अगर हम लाल रुधिर कणिका की बात कर लेते हैं तो लाल रुधिर कणिका में इसमें जो है ये केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में क्या है, ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा। और अगर हम बात कर लेते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यकृत। ठीक है, यकृत और प्लीहा में होती है। ठीक है, यकृत और प्लीहा में होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। अगर हम श्वेत रुधिर कणिका की अगर बात कर लेते हैं तो इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। और लिम्फोड में भी होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा और लिम्फोड में होता है। और अगर हम इसका कार्य की बात कर लेते हैं तो ये शरीर को जो है रोगों के संक्रमण से बचाता है। ठीक है, शरीर को जो है रोगों के संक्रमण से बचाता है। और ये क्या करता है, WBC में एक जो है कणिका पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्या, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो कणिका होती है इसका काम क्या होता है, एक कणिका होती है ये जो रोगाणुओं और जीवाणुओं को क्या करती है, ये भक्षण करती है उसकी। ठीक है, इसका जो है ये भक्षण करती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA में मौजूद शर्करा होती है, तो DNA में मौजूद शर्करा कौन सी होती है, तो डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस जो होती है ये DNA में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार डैश द्वारा किया जाता है, किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है कोशिका के नाभिक का आविष्कार, तो ये जो है आपका किया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कोशिका के नाभिक का जो है ये आविष्कार किया गया है। ठीक है, और कोशिका का जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं डैश क्या कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये गुणसूत्र कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। अगर हम गुणसूत्र की अगर बात कर लेते हैं तो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं, ये जीन होते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जो है जीन होते हैं। और जीन का काम क्या होता है, जो है कि ये जो एक लक्षण को जो है इस जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, इसीलिए गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, वंशागति का वाहक भी बोलते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति। ठीक है, वंशागति का वाहक बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, ये जीन होते हैं। जीन के माध्यम से जो है ये गुणसूत्र जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, ले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। तो ये किसके द्वारा रक्षित होता है, तो ये रक्षक कोशिकाओं द्वारा जो है ये रक्षित होता है। ठीक है, प्रत्येक रंध्रीय छिद्र जो है ये रक्षक कोशिकाओं द्वारा जो है ये रक्षित होता है। आगे की पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन डैश क्या कहलाता है, तो जो पादप कोशिका में जो होता है ये क्या कहलाता है, अंतरा कोशिका संयोजन जो है जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है, जीव द्रव्य तंतु कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। तो कौन सी है वो दो मतलब कि कोशिकाएं, तो ये माइक्रोकांडिया और लवक। ठीक है, माइक्रोकांडिया और लवक है ये दोनों। तो जो माइक्रोकांडिया और लवक होते हैं इनमें जो है अपना स्वयं के जो है आनुवंशिक जो सामग्री होती है ये होती है, उनका स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है इनमें। अगर हम बात कर लेते हैं DNA की। ठीक है, जो DNA होता है, देखिए DNA जो 3 स्थान में मिलता है। एक होता है केंद्रक में होता है। ठीक है, एक केंद्रक में होता है, एक माइक्रोकांडिया में होता है, एक लवक में होता है। ठीक है, तो ये DNA जो है 3 स्थान पे भी तीन स्थानों में पाए जाते हैं। एक माइक्रोकांडिया, एक जो है हरित लवक और एक जो है केंद्रक। ठीक है, ये तीनों में बस 3 में ही पाए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, तो जो भोजन में जो ऊर्जा मुक्त करता है कौन है, तो ये माइटोकांड्रिया है। ठीक है, ये आपका माइटोकांड्रिया है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में होता है
तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, तो ये होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन की जो है ये फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग राइबोसोम को। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या अनियमित या खष्टकोणी होता है। इनमें से क्या अनियमित या खष्टकोणी होता है, तो क्या होता है, तो ये आपका होता है सल्की उपकला। ठीक है, जो सल्की उपकला है ये अनियमित या खष्टकोणी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है कौन है, तो ये आपका है तारक का है। ठीक है, ये जो है ये तारक का है, तारक का है। आगे हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई है, तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो ये आनुवंशिकता की इकाई है जीन। ठीक है, ये जीन है। जीन क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और ये जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो है ये जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वो डैश क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो नाभिक कहलाता है आपका। ठीक है, ये नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो जीवित कोशिकाओं की जो प्रक्रिया उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये न्यूक्लियस करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस करता है आपका। अगर हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है, यह क्या होती है, एक जो है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि यह क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ठीक है, ये जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य। ठीक है, पारगम्य क्या होती है, ये झिल्ली होती है। और इसके अंदर जो इसका कार्य क्या होता है कि अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले जो पदार्थ होते हैं ये निर्धारण करता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर से बाहर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला कि किस जीव में कसाब पाया जाता है। ठीक है, तो किस जीव में जो है ये कसाब पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है पैरामीशियम में। ठीक है, पैरामीशियम में। और जो अमीबा और जो पैरामीशियम होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ये कोशिकीय जीव होते हैं, ये जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जो ये अमीबा है ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो ये कूटपाद से। ठीक है, ये कूटपाद से जो है ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी विस्तारण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो है वैक्यूओलस के द्वारा जो है ये नियंत्रित किया जाता है, वैक्यूओलस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो इसमें से देखते हैं, कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक 34 डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ, ठीक है, एडेनिन जुड़ा होता है, मतलब कि ये जो है 3 बंध के साथ जो है बोल रहा है। और वो जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जो है ये साइटोनिन और गुआवानिन जो है। ठीक है, ये गुआवानिन, तो ये जस्ट अपोजिट दे दिया है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ये होता है और ये डबल बॉन्ड से होता है। ठीक है, तो ये आपका ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ये रिवर्स से दे दिया है आपका कि जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए उसका ट्रिपल बॉन्ड दे दिया और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उसका डबल बॉन्ड दे दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसमें से पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो ये डिम्ब है। ठीक है, जो डिम्ब है ये मानव शरीर की बड़ी कोशिका है, इसमें से जो ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 2 जीनोम से अधिक वाला जीव डैश क्या कहलाता है।
ठीक है। तो दो जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए, ठीक है। तो इसमें से चुनना है कि अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि क्या होता है। तो क्या होता है देखते हैं कि यह बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायक होता है, यह कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है, यह मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में सुरक्षित रखता है, यह विविधता सृजित करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन डी है, यह विविधता जो है ये सृजित करता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो कौन थे पहले व्यक्ति? तो ये रॉबर्ट हुक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। जो साइटोलॉजी है इसमें जो है हम लोग किसका जो है ये अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? ये कोशिका की करते हैं, ठीक है, कोशिका की जो है हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है। तो इसमें किसमें संग्रहित होता है? तो ये केंद्रक में होता है डीएनए। तो हमने बताया था ना कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था कार्ल बेडा द्वारा, ठीक है, कार्ल बेडा द्वारा जो है ये शब्द जो है ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है? तो ये आपका है पानी, ठीक है। पानी जो है कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में जो ये अणु होते हैं पानी के, जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा किस में पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि अच्छी तरह से गठित केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी, ठीक है, और पादप कोशिका में हरित लवक की अनुपस्थिति, केंद्रक झिल्ली मौजूद, इसमें कौन नहीं है? तो ये पादप कोशिका में हरित लवक की अनुपस्थिति, ठीक है, ये जो है सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता जो है ये नहीं है। बाकी जो है अच्छी तरह से गठित केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी, केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस कोई कोशिकांग के स्वयं डीएनए और जो है राइबोसोम होते हैं। तो किसके होते हैं? तो ये कोशिका धानी, ठीक है, कोशिका जो धानी है इसके जो है स्वयं के जो है ये डीएनए और राइबोसोम होते हैं कोशिका धानी के। कोशिका धानी के नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं डीएनए, ठीक है। हमने बताया अभी माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये डीएनए पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए और राइबोसोम जो है ये होते हैं स्वयं के। अगला क्वेश्चन है कि उपला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है। तो कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो ये आपका केराटिन, ठीक है, जो केराटिन जो नामक प्रोटीन है ये उपला कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त होने से आपको जो बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो किस नाम से जो है ये जाना जाता है? तो ये प्रोटोप्लाज्म के नाम से जो है ये जाना जाता है, ठीक है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को जो प्रोटोप्लाज्म के रूप में जो है ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है? जो सामान्य कोशिका में डीएनए से आरएनए तक जो आनुवंशिक जो जानकारी होती है उस प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रवाह की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन बोलते हैं, ठीक है, ये प्रतिलेखन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा कोशिका पुटिकाओं जो है, कौन सा कोशिका पुटिकाओं से जो है ये उत्पादन के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग के लिए ये जिम्मेदार है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका गाल्जी बॉडीज, ठीक है, गाल्जी बॉडी जो है ये जिम्मेदार होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक कणिकाएँ, सल्फर कणिकाएँ और गैस पुटिका शामिल होती है। तो इसमें से जो है ये किस में शामिल होती है? तो ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक कणिकाएँ और सल्फर कणिकाएँ और गैस की पुटिकाएँ जो है ये जो जितने भी है ये सभी जो है साइटोप्लाज्म में जो है ये शामिल होती हैं। तो ये आज का हमारा जो है जितने भी कोशिका से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो हमने आपके सामने पूरी एक ही वीडियो में लाया।